नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन ड्यू टू मियोसिस। माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जैक्ट सेम होता है एज का रेप्लिकेशन पर से एक ही बचता है, लेकिन डिवीजन जो होगा सेल का वो 2 टाइम्स होता है। इसी हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी का वेलकम है आज के शानदार जबरदस्त सेशन के अंदर। बच्चों, आज से हम लोग कंप्लीट बायोलॉजी का पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट बायो को रिवाइज करेंगे, जिसमें से आज फर्स्ट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को हम लोग कम से कम समय लगा करके रिवाइज करेंगे। अपने सामने आप अपना क्लास नोट्स या फिर एनसीईआरटी खोल लीजिएगा, अपना हेडफोन लगा लीजिएगा और मेरे बातों को ध्यान से सुनने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। बच्चों, जितना भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के सभी स्टार्ट करता है अपना लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली बच्चों क्या करता है, ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। यहीं से एक सवाल बनता है कि आखिरकार हम लोग सेल का डिवीजन क्यों करते हैं। तो बच्चों, अभी अभी मैंने बताया, एज साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ग्रोज कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से बच्चों न्यूक्लियस का साइज छोटा पड़ जाता है कंट्रोल करने के लिए पूरे सेल को, ठीक है, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी डिस्टर्ब होती है। इसी को रिस्टोर करने के लिए न्यूक्लियस से सिग्नल जाता है सेल को डिवाइड करना, ठीक है बच्चों। यहीं पर बात करते हैं कि आखिरकार सेल साइकिल होता क्या है। तो एनसीईआरटी का लाइन है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच अ सेल grows, duplicates its genome, duplicates organelles, and ultimately divided into two daughter cells. This is called cell cycle, ठीक है बच्चों। सेल साइकिल के दौरान अलग अलग इवेंट होता है, जिसमें से पहला होता है सेल का ग्रोथ, सेकेंड ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल का डिवीजन। ये चारों के चारों इवेंट बच्चों हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड हाईली रेगुलेटेड मैनर में होता है, ताकि जो भी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो उसके अंदर इंटैक्ट जीनोम प्रेजेंट हो, ठीक है बच्चों। अब ये बात करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन का ड्यूरेशन बच्चों डिफरेंट होता है। इवन सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिफरेंट सेल्स के अंदर सेल का डिवीजन क्या होता है, उसका ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। जैसे ई कोलाई के अंदर आपका 20 मिनट के अंदर डिवीजन होता है, ईस्ट 90 मिनट के अंदर डिवाइड करता है, और ह्यूमन चीक सेल कल्चर के अंदर 24 आवर्स के अंदर डिवाइड करता है। आपका स्टोमक सेल्स 3.5 से 4 डेज के अंदर डिवाइड करता है। कुछ सेल्स ऐसे भी है जैसे हार्ट सेल्स एंड नर्व सेल्स जो अल्टीमेटली डू नॉट डिवाइडेड। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल का। तो बच्चों सेल साइकिल का 2 फेज होता है, जिसमें से सबसे पहला फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, और सेकंड है आपका एम फेज। इंटरफेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, तो इंटरफेज को बच्चों हम लोग प्रिपरेटरी फेज या फिर रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी के अंदर सेल डिवीजन का कंप्लीट प्रोसेस प्रिपेयर होता है, ठीक है। एक्चुअल सेल डिवीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है बच्चों। लगभग 95% से भी ज्यादा टाइम लेता है इंटरफेज। इंटरफेज भी फर्दर डिवाइडेड है 3 सब फेज के अंदर, जिसमें से फर्स्ट फेज है आपका G1 फेज, सेकंड है S फेज एंड थर्ड है G2 फेज। बात करते हैं सबसे पहले G1 फेज के बारे में। तो बच्चों G1 फेज में क्या क्या इवेंट होता है उसको आप लोग समझ लीजिएगा। G1 फेज में सबसे पहले सेल का ग्रोथ होता है, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करता है, यहीं पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो याद रखिएगा आरएनए और साथ ही साथ एमिनो एसिड का भी फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर एटीपी का भी बच्चों फॉर्मेशन होता है। एंटर करते हैं हम लोग एस फेज के अंदर। एस फेज में डीएनए का बच्चों रेप्लिकेशन होता है, कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए का रेप्लिकेशन होने की वजह से डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर अभी भी सेम ही रहता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन का बच्चों फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम का भी डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंटर करते हैं G2 फेज में, जिसके अंदर सेल का फिर से ग्रोथ होता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन, और साथ ही साथ कुछ सेल्स ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन होता है।
एक और स्टेज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जीनोफ स्टेज या फिर क्वेसेंट स्टेज के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसके अंदर सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, जी1 फेज को एग्जिट करके एंटर कर जाता है जी0 फेज में। ठीक है, और यहाँ पर सेल क्या करता है बच्चों, डिवाइड नहीं करता है। अगर उस सेल का रिक्वायरमेंट पड़ा डिवीजन करने का तो फिर से जी0 फेज को एग्जिट करके फिर से एंटर करता है जी1 फेज में और फिर से डिवाइड करना बच्चों क्या करता है, स्टार्ट करता है। यहीं पर आपका इंटरफेज होता है समाप्त। फिर हम लोग शुरू करते हैं एम फेज। एम फेज क्या होता है, एम फेज को मोस्ट ड्रामेटिक फेज के नाम से हम लोग जानते हैं। एक्चुअल सेल डिवीजन आपका एम फेज के अंदर ही होता है। 5% से भी कम टाइम इसमें लगता है आपका ये डिवीजन करने में। इसका मेनली 2 फेज होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन करना। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन करना, इसको इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और इसका भी 4 अलग अलग फेज है, जिसमें से पहला फेज है प्रोफेज, फिर आपका आता है मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से। प्रोफेज में सबसे पहले अर्ली प्रोफेज के बारे में चर्चा करेंगे। अर्ली प्रोफेज के अंदर जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ डीएनए जो कि एंटरलाइन होता है उसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग लेट प्रोफेज के अंदर। तो लेट प्रोफेज के अंदर क्या होता है, लेट प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों, डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं मेटाफेज के अंदर आपका सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाता है और इसी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का भी कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ऐसा कोई लाइन नहीं खींचा हुआ है कि ये प्रोफेज है ये मेटाफेज है। जस्ट जो जो इवेंट जिस जहाँ पे दिखता है उसी को हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली अलग अलग फेज का नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेटाफेज के अंदर सबसे पहले क्या बताया हमने, सबसे पहले हमने बताया सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाता है। सेकंड चीज मैंने ये बताया क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों, स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कंप्लीट होता है बेसिकली कहां पर, मेटाफेज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला बात सुनिएगा ध्यान से। इसी फेज के अंदर हम लोग क्रोमोसोम्स का मॉर्फोलॉजी का स्टडी करते हैं, दैट इज नंबर देख सकते हैं और साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए क्रोमोसोम्स का काइनेटिक कोड से स्पिंडल फाइबर अटैच होकर के सेल इक्वेटोरियल प्लेट का बेसिकली क्या करता है, फॉर्मेशन करता है और फिर एंटर करता है आपका किस फेज में, तो एंटर करता है अगला कौन सा फेज है बच्चों, एनाफेज। एनाफेज में जैसे एंटर करेगा आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और क्रोमेटिड सेपरेट होना स्टार्ट करता है। फिर वही क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चों, क्रोमेटिड अब कन्वर्ट हो जाता है फ्यूचर क्रोमोसोम्स, डॉटर क्रोमोसोम्स और फ्यूचर न्यूक्लियाई के अंदर। बात को ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक है बच्चों, अब फिर से एनाफेज के बाद आता है आपका टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, तो टीलोफेज में डीकंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम्स का और क्रोमोसोम्स अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है बच्चों। ठीक है, फिर से रीअपियर होता है न्यूक्लियोलस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फिर से रीअपियर हो जाता है। तो अभी हमने बात किया कैरियोकाइनेसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना ही साइटोकाइनेसिस कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमल्स में किस तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है। तो एनिमल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस बेसिकली एनिमल्स का सेल के जो आउटर बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के तक फ्यूरो बनाना शुरू कर देता है, फरो बनाना शुरू कर देता है, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रीपिटल बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड चीज अगर हम प्लांट के बारे में चर्चा करें तो प्लांट के बाहर, प्लांट सेल के बाहर एक थिक आउटर बाउंड्री होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको क्या करना, फोल्ड करना कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से सेंटर से आउटवर्ड एक प्लेट बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। फर्दर जाकर के सेल प्लेट कन्वर्ट होता है मिडल लेमेला के अंदर। ठीक है बच्चों, बात पकड़ में आ रहा है। और क्योंकि सेंटर से आउटवर्ड आता है इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का। तो सिग्निफिकेंस के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले कुछ
सेल्स के अंदर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, उस कंडीशन में प्लांट के अंदर हम बात करते हैं तो एक कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं सीनोसिटियम कंडीशन। ठीक है, सीनोसिटियम कंडीशन में क्या होता है, एंडोस्पोर ऑफ कोकोनट के अंदर ही देखने को मिलता है और साथ ही साथ एनिमल्स के अंदर दैट इज फंजाई के अंदर देखने को मिलता है सीनोसिटिक कंडीशन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करेंगे तो मेजोरिटी एनिमल्स डिप्लॉयड सेल क्या करता है, माइटोसिस करता है, लेकिन एक्सेप्शन है आपका कौन सा, ड्रोन, जिसको हम लोग मेल बी के नाम बी बोल देते हैं उसको। प्लांट्स के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड दोनों आपका माइटोसिस करता है। ठीक है, हैप्लॉइड के बारे में चर्चा करेंगे तो आपका एल्की हो गया और ब्रायोफाइट हो गया, और अगर डिप्लॉयड के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। अगर सेल्स का कहीं पर ग्रोथ करना हो या फिर रिपेयर करना हो तो उसके लिए भी हमारा बॉडी का सेल्स क्या करता है, माइटोसिस करता है। ठीक है, अगर स्टोमक का लाइनिंग को डिवीजन करना है, आरबीसी का डिवीजन करना है तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, माइटोसिस ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक यहाँ तक पूरी तरीके से आपको क्लियरली एक एक बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मियोसिस के। तो अभी कुछ समय पहले हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे थे। माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जैक्ट सेम होता है एज पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। लेकिन मियोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है फ्रॉम पेरेंट सेल्स। ठीक है, प्रोडक्शन होता है हैप्लॉइड फेज का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट्स रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन ड्यू टू मियोसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मियोसिस की वजह से ही वेरिएशन क्रिएट होता है और वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से एडेप्टेबिलिटी में इंक्रीजमेंट आता है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल के बच्चों क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन बेसिकली यहाँ पर हो रहा होता है, इसी की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन बच्चों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं फेजेस ऑफ मियोसिस। तो फेज ऑफ मियोसिस में सबसे पहले आएगा आपका इंटरफेज। इंटरफेज एज इट इज सेम होता है आपका माइटोसिस का। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है, लेकिन डिवीजन जो होगा सेल का वो 2 टाइम्स होता है। इसी के वजह से इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है किसके अंदर, डॉटर सेल के अंदर, एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करेंगे सेकंड मियोसिस 1 के बारे में, तो मियोसिस 1 में सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है, इसके कॉम्प्लेक्स फेज है बेसिकली। इसका 5 सब फेज है। सबसे पहले आता है लेपोटीन, फिर आता है जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोफेज 1 में आपका लेपोटीन से। तो लेपोटीन में सेम एज प्रोफेज 1, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, यहाँ पर भी सेंट्रियोल जो होता है बच्चों अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। डीएनए का कंडेंसेशन भी यहाँ पर शुरू हो जाता है और डीएनए का कंडेंसेशन आपको लाइट माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं जाइगोटीन के बारे में। तो जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है उसके बीच में एक प्रोटीनेशियस साइनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद 2 क्रोमोसोम जब अटैच होगा तब जाकर के बाइवेलेंट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स अटैच है। या फिर इसी चीज को हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, क्योंकि 4 क्रोमेटिड क्या होगा बच्चों, एक साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं साइनेप्सिस बोलते हैं बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं पेकाइटिन के बारे में, जिसके अंदर टेट्राड का विजिबल और क्लियर दिखता है। यहीं पर बच्चों रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर बेसिकली होता है। ठीक है, लेपोटीन और जाइगोटीन से ज्यादा टाइम टेकन करता है आपको पेकाइटिन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एंटर करते हैं डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में बेसिकली ब्रेकडाउन होता है इसी साइनेप्सिस का और एक्स कियास्माटा का बेसिकली क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन करता है। कुछ वर्टिब्रेट्स oocytes के अंदर डिप्लोटीन कुछ महीनों और कुछ ईयर्स के लिए बेसिकली प्रेजेंट हो जाता है। लास्ट में बात करते हैं डायकाइनेसिस के बारे में, जहां पर टर्मिनलाइजेशन होता है आपका एक्स शेप्ड कियास्माटा का। ठीक है, और साथ ही साथ
डिसअपियरेंस होता है न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस का होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर क्या होता है बच्चों, डिसअपियरेंस होता है। फिर आपका एंटर करता है मेटाफेज 1 में। तो मेटाफेज 1 में बेसिकली क्या होता है, दो इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है बच्चों। फिर ये एंटर करता है आपका एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाता है और अपोजिट पोल पे पहुंच जाता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे टीलोफेज 1 में। तो टीलोफेज 1 में फिर से क्रोमोसोम्स क्या होता है, थोड़ा सा लिटिल बिट क्या होता है, डीकंडेंस होता है, क्योंकि उसको फिर से एंटर करना होता है मियोसिस सेकंड के अंदर, ठीक है। मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड के अंदर एक छोटा सा गैप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज के नाम से जानते हैं। जैसे ही मियोसिस 1 सेकंड स्टार्ट होता है, तो मियोसिस सेकंड स्टार्ट होने पर सबसे पहले फिर से होता है आपका क्या क्या होता है, प्रोफेज सेकंड स्टार्ट होता है। और प्रोफेज सेकंड के अंदर क्योंकि टीलोफेज 1 में थोड़ा सा लिटिल बिट डीकंडेंसेशन हो रहा था किसका, क्रोमोसोम्स का, इसलिए यहाँ पर फिर से कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का। सेंट्रियोल्स फिर से अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से यहाँ पर क्या होता है बच्चों, डिसअपियर होता है। फिर हम बात करेंगे मेटाफेज सेकंड के अंदर। तो मेटाफेज सेकंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करेंगे एनाफेज सेकंड के अंदर, तो एनाफेज सेकंड में यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और क्या होता है बच्चों, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है। याद रखना, यहाँ से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि सेंट्रोमियर म्यूसिस के अंदर किस फेज में क्या होता है, स्प्लिट करता है। ऑप्शन आपका रहेगा एनाफेज 1 और एनाफेज 2। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो एनाफेज 1 के अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, लेकिन सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है आपका एनाफेज सेकंड के अंदर। फिर से हम बात करते हैं टीलोफेज सेकंड के अंदर। तो टीलोफेज सेकंड में फिर से क्रोमोसोम्स क्या होता है बच्चों, कंप्लीटली डिकंडेंस हो जाता है, अपना आइडेंटिटी को लूज कर देता है, और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स फिर से रीअपीयर हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो अभी अभी थोड़े ही समय में हमने कंप्लीट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज कर लिए हैं। आपको जान करके कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगले सीरीज में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। वाओ।